दोस्तों, जेठालाल एकदम से बहुत खुश हो गया है। आप गलत सोच रहे हैं, वजह बबीता जी नहीं है। वजह यह है कि अब जेठालाल के पास पैसा ही पैसा आने वाला है, क्योंकि अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खूब चलने वाली है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खूब चलने वाली है क्योंकि अब खूब सारे ग्राहक आने वाले हैं। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के आइटम सस्ते हो गए। सस्ते इसलिए हो गए क्योंकि 32 इंच से बड़े टीवीज, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर जैसे आइटम्स पर लगने वाला जीएसटी 28% से घटकर 18% कर दिया गया। लेकिन सिर्फ जेठालाल ही क्यों, पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत खुश है, क्योंकि अब सरकार ने जीएसटी की दरों को कम कर दिया है। दयाबेन इधर डांडिया कर रही हैं क्योंकि अब शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, बिस्किट जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स 18% नहीं लगेगा, लगेगा सिर्फ 5%। टप्पू सेना भी खुश है क्योंकि पेंसिल, चार्ट, नोटबुक जैसी पढ़ाई की चीजों पर 12% नहीं 5% का जीएसटी लगेगा। इधर डॉक्टर हाथी खुश हैं क्योंकि अब 33 लाइफ सेविंग दवाओं पर टैक्स 0 कर दिया गया है और बाकी मेडिकल इंप्लांट्स सिर्फ 5% जीएसटी के साथ होंगे। तभी पोपट लाल दौड़ते हुए आए और बोले कि इस जीएसटी 2.0 को कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंजाब, केरल, बंगाल, राजस्थान जैसे राज्यों पर इतनी बड़ी टैक्स कटौती से खजाने पर बोझ बढ़ेगा। सोसाइटी में सन्नाटा छा गया। भिड़े ने भी कहा कि जनता तो खुश होगी लेकिन राज्यों की जेब खाली हो जाएगी। दोस्तों, यही सबसे अहम सवाल है। क्या जीएसटी 2.0 जिसने जनता की झोली खुशियों से भर दी है, क्या इससे राज्यों के खजाने पर भारी बोझ पड़ सकता है? क्या सच में खपत बढ़ने से टैक्स वसूली अपने आप ऊपर जाएगी या सिर्फ आंकड़ों का खेल है ये? क्या पंजाब, केरल, बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की चिंता वाजिब है कि उनका सालाना कलेक्शन हजारों करोड़ों रुपए घट जाएगा? आखिर क्यों? एसबीआई रिसर्च बता रही है कि घाटा छोड़िए, अगले ही साल राज्यों की कमाई में 4 लाख करोड़ रुपए का उछाल आ जाएगा। क्या यह कदम वाकई जनता की भलाई के लिए है या बिहार चुनाव के पहले सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। भारत में जीएसटी से पहले की टैक्स व्यवस्था किसी उलझे हुए जाल जैसी थी। दरअसल जीएसटी से पहले भारत का टैक्स सिस्टम 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफ केंद्र सरकार अपने टैक्स वसूलती थी और दूसरी तरफ राज्य की सरकारें अपनी टैक्स। केंद्र सरकार के पास उत्पादन, सेवाओं और राज्यों के बीच होने वाले व्यापार से जुड़े टैक्स का अधिकार था। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए दौर है 1990s का, आपको एक फ्रिज लेना है। इसे बनाने की लागत मान लीजिए 10,000 रुपए की है। अब देखिए कैसे इस पर टैक्स लगता था। जैसे ही फ्रिज फैक्ट्री से निकला, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी, डीलर तक पहुंचा, सेल्स टैक्स लगा। अगर वही फ्रिज मुंबई से उत्तर प्रदेश आता है तो बॉर्डर पर एंट्री टैक्स और ऑक्ट्राई देना होगा। और अगर सरकार ने उसे लग्जरी प्रोडक्ट मान लिया तो ऊपर से लग्जरी टैक्स भी देना पड़ेगा। यानी एक ही सामान पर टैक्स के ऊपर टैक्स। इसे ही शास्त्रों में कैस्केडिंग इफेक्ट कहा गया। नतीजा यह हुआ कि 10,000 रुपए का असली फ्रिज ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 15,000 रुपए का हो जाता। यह ना व्यापारी के लिए फायदेमंद, न ग्राहक के लिए। इसी गड़बड़ी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए 2005 में सरकार ने पूरे देश में वैट लागू किया, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का आइडिया यह था कि टैक्स सिर्फ उसी वैल्यू एडेड हिस्से पर लगेगा जो प्रोडक्ट में हर स्टेज पर बढ़ रहा है। अगर फैक्ट्री से फ्रिज 10,000 रुपए का निकला और डीलर ने उस पर 2,000 रुपए का मार्जिन जोड़ा तो टैक्स सिर्फ 2,000 पर लगेगा, न कि पूरे 12,000 पर। अब इससे दाम थोड़ा कंट्रोल में आ गए और व्यापारियों को भी थोड़ी राहत मिल गई।
शुरुआत में वैट ने थोड़ी राहत दी, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम यह भी कि हर राज्य की अपनी वैट दरें हैं। तो कहीं 12.5% लग रहा है, कहीं 14% लग रहा है, यानी एक ही सामान एमपी में अलग कीमत पर, यूपी में अलग कीमत पर मिलता था। इसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम और थी। दरअसल वैट सिर्फ गुड्स पर लागू था, सर्विसेज पर नहीं। सर्विस टैक्स अलग से चलता रहा। इंटर स्टेट ट्रेड यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर अब भी सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी सीएसटी लगता ही था, जो बिजनेस को महंगा बना देता था। वैट प्लस एक्साइज प्लस एंट्री टैक्स प्लस सर्विस टैक्स मिलकर फिर भी मल्टीपल टैक्सेशन को पैदा करते रहे। यानी वैट ने सिस्टम को थोड़ा आसान तो जरूर बनाया, लेकिन असली बीमारी यानी मल्टीपल टैक्सेस और कैस्केडिंग इफेक्ट को पूरी तरह खत्म नहीं किया। यह अब भी सिस्टम में मौजूद रहे। भारत अब भी यूनिफाइड बाजार की बजाय टुकड़ों में बटा हुआ मार्केट बना रहा। अब भारत को चाहिए था एक ऐसा टैक्स जो देश को जोड़े, और यहीं से असली बदलाव की जरूरत महसूस हुई। भारत के आर्थिक इतिहास की सबसे बड़ी सर्जरी को शुरू करने की कोशिश 2000 के दशक की शुरुआत में हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, नाम था केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स ने साफ कहा कि भारत को एक यूनिफाइड टैक्स व्यवस्था चाहिए। इसी समय राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक मंच बनाया गया। इसका नाम था एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स। यह 17 जुलाई 2000 को आधिकारिक रूप से गठित हुआ। इस समिति ने कई साल तक राज्यों और केंद्र के बीच लगातार बातचीत कर एक नए सिस्टम पर विचार किया। लेकिन एक सवाल हर जगह गूंज रहा था। सवाल था, क्या ऐसा संभव है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों पर एक ही टैक्स लगे और पूरे देश में एक जैसा हो? यह सवाल अपने आप में एक क्रांतिकारी सवाल था। यहीं से कॉन्सेप्ट आया जीएसटी का। उस समय आइडिया था पूरे देश में एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम हो, ताकि हर राज्य अपने अपने हिसाब से टैक्स न लगाएं। लेकिन उस दौर में राज्यों की राजनीति और सेंटर की पकड़ दोनों अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे थे। नतीजा हुआ, मामला खिंचता रहा। बहरहाल 2006 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने बजट स्पीच में जीएसटी का रोड मैप पेश किया। उन्होंने 2010 तक इसे लागू करने की बात कही थी, लेकिन कहानी का अहम मोड़ आया 2009 में। 10 नवंबर को एम्पावर्ड कमेटी ने अपना पहला डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी जारी किया, और इस दस्तावेज में साफ साफ बताया गया कि जीएसटी कैसा होगा, कौन कौन से टैक्स इसमें समाहित होंगे, इंक्लूड होंगे, ड्यूअल जीएसटी का मॉडल यानी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी क्या होगा, इंटर स्टेट ट्रेड के लिए आईजीएसटी कैसे लगेगा, इसके अलावा थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रेट स्ट्रक्चर वगैरह भी साफ साफ बताया गया। लेकिन राहे जीएसटी इतनी आसान कहां थी? राज्यों का जमकर विरोध शुरू हो गया। दरअसल उन्हें डर था कि उनकी टैक्स रेवेन्यू की स्वतंत्रता छिन जाएगी। आप ये वीडियो देखिए। इसमें नरेंद्र मोदी जीएसटी को लेकर अपनी चिंताएं जता रहे थे। जहां तक आर्थिक सुधार का सवाल है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का सवाल है, जीएसटी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया कि जब तक आप आईटी नेटवर्क खड़ा नहीं करते, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। बहरहाल फिर 2014 आया, नई सरकार बनी। पहले विरोध कर रहे नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को अपनी आर्थिक सुधारों की लिस्ट में टॉप पर रखा, और यहीं से असली चुनौती शुरू हुई। चुनौती थी संविधान संशोधन की। देखिए, चूंकि टैक्सेशन पावर राज्यों और सेंटर दोनों के पास थी, इसलिए जीएसटी लागू करने के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल लाना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, विधेयक लाना पड़ा। लंबे डिबेट्स हुए, असहमतियां हुई, सहमति हुई, कई कॉम्प्रोमाइज हुए, और आखिरकार 2016 में यह बिल पास हो गया। इसके बाद जीएसटी काउंसिल बनी, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार शामिल थे। यही काउंसिल ही जीएसटी के सारे फैसले लेती है। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 30 जून 2017, संसद भवन का सेंट्रल हॉल। ठीक वैसे ही जैसे 1947 में आजादी की आधी रात का सीन हुआ था, वैसा ही माहौल रचा गया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देश में लागू हो चुका है। मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही भारत में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, न जाने कितने छोटे बड़े टैक्स सब खत्म हो गए, और उनकी जगह आया सिर्फ एक यूनिफाइड टैक्स, जीएसटी। मजे की बात यह है कि जो राजनीतिक धड़ा पहले जीएसटी का धुर विरोधी था, वो उसका प्रशंसक बन गया, और जो जीएसटी लागू करने की बात करते थे, उसको गब्बर सिंह टैक्स कहने लगे। गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स बना दिए।
छोटे व्यापारियों को अभी तक नहीं समझ आई क्या है ये। लेकिन सच ये भी है कि जीएसटी का सफर आसान नहीं रहा। शुरू में टेक्निकल गड़बड़ियां हुई, छोटे व्यापारियों की दिक्कतें हुई, बार बार रेट में बदलाव हुआ, इन सारी परेशानियों को झेलना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या थी आईटी सिस्टम की तैयारियां अधूरी होना। जीएसटी जमा करने के लिए जीएसटीएन यानी जीएसटी नेटवर्क नाम का पोर्टल बनाया गया, जिस पर हर व्यापारी को रिटर्न दाखिल करना होता था। लेकिन शुरुआती महीनों में यह पोर्टल बार बार क्रैश हो जाता था, लॉगिन नहीं होता था, कई लोग समय पर रिटर्न भर नहीं पाते थे। दूसरी दिक्कत थी नियमों की जटिलता और बार बार होने वाला बदलाव। शुरुआत में हर महीने 3 रिटर्न भरने का नियम था, यानी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भरना होता था। यह प्रोसेस छोटे कारोबारियों के लिए बहुत मुश्किल साबित हुई। हालांकि बाद में इसे सरल बनाया गया, लेकिन शुरू में व्यापारियों को समझने में परेशानी बहुत हुई। तीसरी समस्या थी रिफंड में देरी। खास करके निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को जीएसटी भरने के बाद रिफंड पाने में कई महीने लग जाते थे। इससे उनके कैश फ्लो पर बहुत दबाव पड़ा। इसके अलावा छोटे दुकानदारों और एमएसएमईज को जीएसटी को टेक्निकल शब्द जैसे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्स चार्ज, कंपोजिशन स्कीम समझने में समय लगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी राज्यों और केंद्र के बीच कॉम्पनसेशन को लेकर, मुआवजे को लेकर विवाद। आखिर क्यों की राज्यों ने कॉम्पनसेशन की मांग? देखिए, जब जीएसटी लाने की बात हुई तो पहले राज्य सरकारें तो डर गई। उनका कहना था कि भाई पहले तो हम वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय वगैरह से अपनी कमाई कर लेते थे। अब जीएसटी आने के बाद हमारी ये कमाई घट जाएगी। कमाई घट जाएगी तो हम अपने राज्य का खर्चा कैसे चलाएंगे? यहीं से निकला कंपनसेशन फॉर्मूला। केंद्र ने वादा किया कि घबराओ मत, जीएसटी लागू होने के बाद अगर राज्यों की कमाई घटेगी तो 5 साल तक उनको कंपनसेशन जाएगा। इसके लिए एक तय फॉर्मूला बनाया गया। इसके लिए राज्य की 2015-16 की टैक्स कमाई को बेस मान लिया गया और हर साल उस पर 14% की वृद्धि जोड़ दी गई। फिर देखा गया कि जीएसटी से असली कलेक्शन कितना हुआ। अगर कलेक्शन कम रहा तो सेंटर उस कमी को भर देगा। इस कमी को पूरा करने के लिए कॉम्पनसेशन सेस लगाया गया। यह सेस लग्जरी और सिन गुड्स जैसे तंबाकू, कोयला, गाड़ियां, पान मसाला आदि पर एक्स्ट्रा टैक्स था। यही पैसा इकट्ठा करके राज्यों को बांटा जाता था। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ 2020 में, कोरोना महामारी के दौरान। लॉकडाउन से जीएसटी कलेक्शन धड़ाम से गिर गया। राज्यों ने कहा केंद्र सरकार वादा निभाए, हमें पूरा मुआवजा दे। सेंटर ने जवाब दिया कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। कॉम्पनसेशन सेस से जितना आता है वही बांट सकते हैं, ज्यादा दिक्कत है तो कर्ज उठा लो। इसी मामले पर जमकर खींचतान हुई। पंजाब, केरल, झारखंड जैसे विपक्षी शासित दलों के राज्यों ने कहा यह केंद्र की जिम्मेदारी है, हम क्यों कर्ज उठाएं। 2020-21 में कई बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, खूब बहसें हुई और आखिरकार समझौता हुआ कि केंद्र ही बाजार से कर्ज उठाएगा और राज्यों को देगा। लेकिन यह कॉम्पनसेशन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। जुलाई 2022 को वो 5 साल की मियाद पूरी हो गई जब तक कॉम्पनसेशन देने का वायदा था। कई राज्य अब भी मांग कर रहे हैं इस स्कीम को बढ़ाया जाए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल हालत सुधरी नहीं है। लेकिन केंद्र साफ साफ कह रहा है कि अब मुआवजा सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना सेस से आता है। देखिए, जो आपको बताया गया ये कुछ ऐसी वजह थी जिससे शुरुआती दौर में जीएसटी कलेक्शन धीमा रहा था, सिस्टम अस्थिर था और लोगों को इसे अपनाने में दिक्कतें आईं। लेकिन धीरे धीरे पोर्टल सुधरा, नियम आसान किए गए और कारोबारियों ने भी इसे अपनाना सीख लिया, जिसके बाद कलेक्शन में लगातार सुधार आने लगा और अब कलेक्शन ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे पहले साल 2017-18 में यानी जुलाई से मार्च तक सरकार ने लगभग 7,19,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। यह शुरुआत थी और सिस्टम नया था, इसलिए उतना बड़ा आंकड़ा नहीं था। अगले साल 2018-19 में कलेक्शन तेजी से बढ़ा और 11.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2019-20 में थोड़ा और बढ़ा, 12,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साल 2020-21 की बात करें तो ये वो दौर था जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी, कारोबार ठप थे, बाजारों में सन्नाटा था, टैक्स कलेक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ और उस साल सरकार के खाते में सिर्फ 11,37,000 करोड़ रुपए का जीएसटी आया और औसतन हर महीने करीब 95,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। यह आंकड़ा बताता है कि अर्थव्यवस्था कितनी दबाव में थी। लेकिन जैसे ही हालात सुधरे, अगले ही साल 2021-22 में कहानी पलट गई। कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे और जीएसटी कलेक्शन फिर से छलांग लगाकर 14,83,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद 2022-23 में यह और बढ़कर 18.08 लाख करोड़ तक जा पहुंचा और यह बढ़ोतरी सिर्फ कारोबार बढ़ने की नहीं थी बल्कि लोगों की कंप्लायंस यानी टैक्स नियमों का पालन करने की आदत भी मजबूत हो रही थी। फिर आया 2023-24 जब जीएसटी का खजाना और भरा और सरकार को 20,18,000 करोड़ रुपए मिले।
यह साफ इशारा था कि देश की आर्थिक गतिविधियां स्थिर हो चुकी हैं और सिस्टम अब मैच्योर हो गया है। और फिर आया 2024-25 जिसने इतिहास रच दिया। इस साल जीएसटी कलेक्शन ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। कलेक्शन हुआ है 22,08,000 करोड़ रुपए का। इसमें साल दर साल लगभग 9.4% की वृद्धि दर्ज हुई। इतना ही नहीं, हर महीने औसतन 1,84,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ, जो दिखाता है कि अब जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था का बेहद भरोसेमंद स्तंभ बन चुका है। साफ है कि जीएसटी सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। सरकार ने ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग और आईटीसी मैचिंग जैसी डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जिससे टैक्स चोरी पर लगाम लगी और पारदर्शिता बढ़ी। बढ़ता हुआ कलेक्शन यह भी दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो रही है और कारोबार में भी स्थिरता आ रही है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थीं दोस्तों। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ तो इसे एक बड़ा आर्थिक सुधार कहा गया, लेकिन 7 साल बाद यह साफ हो गया कि पुरानी संरचना में कई कमियां थीं। जैसे इसमें 4 अलग अलग टैक्स स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18%, 28%। और यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, जटिल था। कौन सा सामान कौन से स्लैब में आएगा यह बहुत एफिशिएंट नहीं था। कई रोजमर्रा की चीजें हायर टैक्स स्लैब में थी, यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा इसके जटिल नियम, रिटर्न भरने की कठिनाइयां और रोजमर्रा की चीजों पर ऊंचे टैक्स इसको इतना एफिशिएंट नहीं बनाते थे जितना इसको होना चाहिए था। यही वजह थी कि कारोबारियों और ग्राहकों दोनों के लिए यह व्यवस्था बोझिल बन गई थी। इसी बैकग्राउंड में सरकार ने जीएसटी 2.0 लाने का फैसला किया। दोस्तों, जीएसटी 2.0 का पहला मकसद है टैक्स ढांचे को आसान बनाना। पहले की उलझनों को दूर करते हुए ज्यादातर सामान को अब सिर्फ 2 स्लैब्स 5% और 18% में रखा गया है। इतना ही नहीं, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी सेवाओं पर 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। और कई जरूरी दवाओं को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। इसका असर सीधा आम आदमी और मिडिल क्लास की जेब पर पड़ना तय है। दूसरा मकसद है जनता को प्रत्यक्ष राहत देना। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, दूध, पनीर, रोटी जैसी रोजमर्रा की चीजें अब निल या 5% टैक्स पर उपलब्ध होंगी। टीवी, एसी, डिश वॉशर जैसे घरेलू उपकरण जो पहले 28% टैक्स पर थे, अब 18% पर आ गए हैं। किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए भी राहत है, क्योंकि कृषि उपकरण और हस्तशिल्प उत्पादों पर भी टैक्स दर घटाकर 5% कर दी गई है। यह सब सीधा संकेत है कि सरकार खपत बढ़ाना चाहती है और जनता को वास्तविक राहत पहुंचाना चाहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने ऐलान तो कर दिया, मगर साथ ही यह भी कहा कि वह कीमतों पर नजर रखेगी। टैक्स घटने का मतलब है कि कंपनियों को अपने प्रोडक्ट सस्ते करने होंगे। इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज ने एक प्लान बनाया है। प्लान के मुताबिक पहले से मौजूद दामों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर नए जीएसटी रेट लागू होने के बाद उनकी तुलना की जाएगी। इससे पता चलेगा कि टैक्स की कटौती का असली फायदा ग्राहकों तक पहुंच रहा है या नहीं। लेकिन नए जीएसटी में बड़ा ट्विस्ट भी है। जहां एक तरफ आम चीजें सस्ती हो रही हैं, दूसरी तरफ कुछ सामान और सेवाओं को सरकार ने सीधे 40% टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया है। जैसे तंबाकू और सिगरेट्स, लग्जरी कार, लग्जरी और सिन गुड्स कहा जाता है इन्हें। यानी वो चीजें जो सरकार के हिसाब से जरूरी नहीं है, बल्कि विलासिता या नुकसान पहुंचाने वाली मानी जाती हैं। मतलब अगर आप इन चीजों को खरीदना चाहते हैं तो पहले से ज्यादा दाम चुकाना होगा। बहरहाल, जीएसटी 2.0 को लाने का तीसरा बड़ा कारण है व्यापार और एमएसएमईज के लिए आसानी। अब छोटे कारोबारियों को 3-3 महीने इंतजार नहीं करना होगा। रजिस्ट्रेशन 3 दिनों में हो जाएगा। रिफंड का 90% हिस्सा तुरंत रिलीज किया जाएगा और टैक्स अपील के लिए जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल दिसंबर 2025 तक शुरू हो जाएगा। इन सुधारों से कंप्लायंस आसान होगा और कारोबारियों की शिकायतें घटेंगी। चौथा पहलू है अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। सरकार और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि टैक्स दरें घटने से खपत बढ़ेगी, जिससे उत्पादन और रोजगार में तेजी आएगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तो यहां तक कहा कि जीएसटी 2.0 से नौकरियां बढ़ेंगी और निर्यात को भी नई ताकत मिलेगी। कई विश्लेषकों का अनुमान है कि इस कदम से देश की जीडीपी में लगभग 0.5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन कई आलोचक ये कह रहे हैं कि टैक्स दरें कम करने से राजस्व में भारी गिरावट आएगी। कितनी सच है ये बातें? दोस्तों, जीएसटी 2.0 पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यों का क्या होगा। राहत मिलेगी या राजस्व में गहरी चोट? असल बात यह है कि जीएसटी से होने वाली कमाई सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं होती। इसमें से एक बड़ा हिस्सा राज्यों के पास भी जाता है। अब दिक्कत यह है कि सरकार ने ज्यादातर चीजों को 18% से घटाकर 5% और 0% कर दिया। यानी जनता को तो राहत मिल रही है, लेकिन टैक्स का सीधा नुकसान केंद्र और राज्य दोनों को उठाना पड़ेगा। फर्क बस इतना है कि केंद्र सरकार के पास कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर और कस्टम ड्यूटी जैसे और भी रास्ते हैं, जबकि राज्यों की ज्यादातर कमाई का भरोसा सीधे सीधे जीएसटी पर टिका है। यही वजह है
कि कई राज्य सरकारें हल्ला मचा रही हैं कि जीएसटी 2.0 से हमारी आमदनी डूब जाएगी। जरा पीछे चलते हैं। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो केंद्र ने वादा किया था कि राज्यों की कमाई हर साल 14% की दर से बढ़ेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुआवजा मिलेगा। लेकिन 2020-21 में कोविड-19 और मंदी ने यह पूरा ढांचा हिला दिया। केंद्र समय पर मुआवजा नहीं दे पाया और राज्यों की राजस्व निर्भरता बढ़ती चली गई। अब जब जीएसटी दरें फिर से घटाई जा रही हैं तो डर यह है कि पहले से ही कमजोर खजाना और खाली हो जाएगा और यह डर यूं ही नहीं है। उदाहरण लीजिए, पेट्रोल या डीजल, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों कैटेगरीज राज्यों के लिए सबसे बड़ी कमाई का जरिया है। आंकड़े कहते हैं कि राज्यों के कुल जीएसटी कलेक्शन का 28 से 30% हिस्सा इन्हीं आइटम से आता है। अब अगर इन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया जाए तो सीधा मतलब है हजारों करोड़ों की चपत। जरा सोचिए, 2019-20 में राज्यों का औसत एसजीएसटी कलेक्शन करीब 6,50,000 करोड़ रुपए का था। अगर इस पर 10 से 12% का घाटा आता है तो ये सीधे 6570,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। और पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य तो पहले से ही कर्ज में दबे हैं। इनके लिए तो ये बोझ जानलेवा साबित हो सकता है। अब सुनिए केंद्र सरकार का तर्क। उनका कहना है कि भाई घबराओ मत, जीएसटी दरें घटेंगी तो खपत बढ़ेगी। ज्यादा खपत का मतलब है ज्यादा टैक्स कलेक्शन, लोग सिस्टम में आएंगे, कंप्लायंस सुधरेगा और टैक्स कलेक्शन पहले से कहीं ज्यादा होगा। इसी तर्क को मजबूत करने के लिए एसबीआई रिसर्च ने रिपोर्ट दी है और इसमें एक बड़े चौंकाने वाले आंकड़े का खुलासा किया है। रिपोर्ट कहती है कि हां, शुरुआत में झटका लगेगा, अगले कुछ समय में मासिक कलेक्शन 34% तक गिर सकता है। मतलब है लगभग 5,000 करोड़ रुपए हर महीने या 60,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा। लेकिन यह नुकसान अस्थायी है क्योंकि लंबे समय में टैक्स कलेक्शन हर महीने औसतन 56% की दर से बढ़ेगा। और अब आती है धमाकेदार खबर। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक 2025-26 तक राज्यों की कमाई में कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। जी हां, नुकसान नहीं, फायदा। वो भी कितना? 4 लाख करोड़ रुपए का। इस रिसर्च की लिस्ट पर नजर डालिए। रिसर्च के मुताबिक उत्तर प्रदेश पहले कमाता था 85,689 करोड़ रुपए और जीएसटी 2.0 से पहुंच सकता है 1,59,977 करोड़ रुपए पर, यानी सीधा 74,287 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा। महाराष्ट्र लगभग बराबरी करता दिख रहा है 74,159 करोड़ रुपए की छलांग के साथ। वहीं तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक भी मजबूत गेनर साबित होंगे। यहां तक कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्य भी ऐतिहासिक कमाई कर सकते हैं। तो सवाल यह है, अगर फायदा इतना बड़ा है तो राज्य सरकारें परेशान क्यों हैं? दरअसल उनकी चिंता जायज है। वे कहती हैं कि खपत बढ़ने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन हमें तो हर महीने वेतन, पेंशन, जरूरी खर्च पूरे करने हैं। तब तक हम कैसे मैनेज करेंगे? अगर हमारी कमाई अभी घट गई तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कैसे करेंगे? इस पर भी केंद्र का जवाब तैयार है। केंद्र का कहना है कि इसके लिए कंपनसेशन फंड तैयार है। इस फंड में अभी भी 50,000 करोड़ रुपए बचे हैं, जिससे शुरुआती कमी की भरपाई हो जाएगी और जब खपत बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन अपने आप उछाल मार देगा। दोस्तों, भले ही सरकार ने जीएसटी 2.0 के जरिए एक ऐतिहासिक आर्थिक सुधार करने की कोशिश की, लेकिन आलोचक इसकी टाइमिंग और मंशा को लेकर सवाल पर सवाल भी उठा रहे हैं। आलोचक कह रहे हैं कि जीएसटी 2.0 बिहार चुनाव में वोटर्स को खींचने की एक कोशिश है। अब असली सवाल यही है कि क्या जीएसटी 2.0 सच में जनता की भलाई के लिए है या फिर बिहार चुनाव से ठीक पहले सरकार का मास्टर स्ट्रोक? सच मानिए, इसका जवाब आसान नहीं है। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए स्ट्रक्चर में टैक्स स्लैब्स घटाए गए हैं, जिससे आम आदमी को तुरंत राहत मिलेगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का तर्क है कि जीएसटी 2.0 एक प्रो फार्मर और प्रो एमएसएमई सुधार है, जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दिए गए विजन का हिस्सा है। उन्होंने साफ किया कि यह विपक्ष के दबाव से नहीं बल्कि आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दल इसे सीधे सीधे बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं। देखिए, नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार की 51.9% आबादी, यानी लगभग आधी आबादी, मल्टी डायमेंशनल गरीबी से जूझ रही है। यह पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। बिहार की कास्ट सर्वे रिपोर्ट बताती है कि लगभग 34.13% परिवारों की मासिक आय केवल 6,000 या उससे कम है। पिछड़े वर्गों एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी में यह दर और भी ऊंची है। ऐसे हालात में जब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नोटबुक, पेंसिल, जीवन रक्षक दवाएं और बीमा जैसी चीजों पर टैक्स घटता है या जीरो होता है, तो सीधा असर सबसे गरीब तबके पर पड़ता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी मासिक कमाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं रोजमर्रा की चीजों पर खर्च होता है। अब सोचिए, अगर किसी परिवार की मासिक आमदनी 6,000 रुपए है और वो रोजमर्रा के सामान पर
18% का टैक्स देता था, तो टैक्स घटकर 5% होने पर उसकी सालाना बचत 3,000 से 5,000 रुपए तक हो सकती है। यह रकम बिहार के गरीब घरों के लिए बहुत बड़ी रकम है। दवाओं और मेडिकल इम्प्लांट्स पर जीरो टैक्स से तो स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च कम होगा ही, जो गरीबी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यानी ये तो तय बात है कि जीएसटी 2.0 से बिहार के वोटर्स खुश तो होंगे। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बिहार जैसे राज्यों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी राजस्व निर्भरता जीएसटी पर बहुत ज्यादा है। जब राज्यों को लगता है कि टैक्स दरें घटने से खजाना खाली होगा, तो चिंता वाजिब है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार योजनाएं इन्हीं पैसों से चलती हैं। अगर शुरुआती 6 से 12 महीने खपत उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, तो राज्यों के पास गरीबों की मदद के कार्यक्रमों पर कटौती करने की मजबूरी आ सकती है। यानी जीएसटी 2.0 एक तरह से दोधारी तलवार की तरह काम कर रहा है। एक तरफ रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से उन्हें तत्काल राहत मिल सकती है, दूसरी तरफ अगर राज्य सरकारों का खजाना कमजोर हुआ तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दीर्घकालिक लाभ खतरे में पड़ सकते हैं। विपक्षियों को जवाब देते हुए सरकार ये कह रही है कि यह सुधार पूरे देश के लिए है, न कि सिर्फ बिहार के लिए। नो डाउट यह कदम निश्चित रूप से जनता को राहत और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव है, पर सच्चाई यह भी है कि इसे पॉलिटिकल टाइमिंग से अलग नहीं देखा जा सकता। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग मशीन जनता की बचत को याद रखेगी या राज्यों की खाली होती जेब को। दोस्तों कमेंट करके बताइए, जीएसटी 2.0 सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या एक बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।